नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। आप देख रहे हैं करंट अफेयर के वीडियो। और आज का ये वीडियो जो है लेट हो गया है क्योंकि यहाँ पे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जो कल का वीडियो था यानी कि 8 तारीख का 8 अगस्त का उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने ज़िले और डिवीज़न में वृद्धि की है? तो यह होगा राजस्थान। दूसरा था, हाल ही में भारत के पहले प्रजाति जीवन रक्षा केंद्र के लिए IUCN-SSC के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? तो यह था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI। PNGRB ने NG पाइपलाइनों में हाइड्रोजन ट्रांसमिशन के लिए रोड मैप विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो ये होगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। किस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट टाइगर के साथ PT&E के रूप में विलय कर दिया गया है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ मर्ज किया गया है। किसने बताया कि विश्व चावल मूल्य सूचकांक जुलाई 2023 में लगभग 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है? तो यहाँ पे होगा FAO, यहाँ पे होगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला था, कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा इराक। नाबार्ड ने 2023-24 के लिए RIDF के तहत किस राज्य को 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये आपका राजस्थान। किस तरह के ATM कार्ड ने अपने ग्राहकों के लिए CBC मुफ्त ऑनलाइन लेन देन की शुरुआत की है? तो ये होगा मास्टर कार्ड, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक बार टोकन जनरेट करने के बाद दोबारा CBC या CBB एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर है, ONGC ने मुख्य क्षेत्र से कच्चे तेल की बिक्री के लिए किसके साथ पहला अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये होगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। T20 विश्व कप 2022 के विजेता एलेक्स हेल्स, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, किस देश से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई, गोल सेटिंग इज़ द सेक्रेट टू द कंपेलिंग फ्यूचर। इसको बोला है टोनी रॉबिन्स ने। लक्ष्य निर्धारण एक सम्मोहक भविष्य का रहस्य है। मतलब कि आपका जो एक गोल हो वो स्ट्रांग होना चाहिए और हमेशा उसी गोल के प्रति आपका सारा डेडिकेशन होना चाहिए, तब आपका जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी कंपेलिंग फ्यूचर होगा। यहाँ पे बात कही गई है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्रीम बिग, सेट गोल एंड टेक एक्शन। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लिए एक ड्रीम बनाना है कि हमारा ड्रीम क्या होना चाहिए, और उस ड्रीम के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपना एक गोल सेट करना है और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक एक्शन लेना है और उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका गोल है वो आप उसको अचीव करने में कामयाब होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को उसकी SLUDI परियोजना के वित्त पोषण के लिए 450 मिलियन रुपए सौंपे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रीलंका होगा। श्रीलंका को भारत ने 450 मिलियन रुपए जो है सौंपे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे श्रीलंका की जो कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे। देखिए ये जो है ये लेजिस्लेटिव टाइप की कैपिटल है और इसकी एक कैपिटल और है जिसको बोलते हैं कोलंबो। कोलंबो में क्या है, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियल। ठीक, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं दिनेश गुनावर्डेना, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ की जो करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़ है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ का जो करेंसी है उसको बोलते हैं टका। क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक, और यहाँ की जो PM हैं वो हैं
शेख हसीना। शेख हसीना। नेपाल की बात करते हैं तो जो नेपाल है इसकी जो कैपिटल है वो है काठमांडू। कैपिटल काठमांडू। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है राम सहाय यादव। राम सहाय यादव। और यहाँ के जो पीएम हैं, पीएम का नाम है पुष्पा भाई। तो ये हैं जो पुष्पा कमाल दहल। ठीक। भूटान जो है, अब देखिए यहाँ पे करेंसी जो है लिख लेते हैं। किसकी करेंसी? नेपाल की। तो जो नेपाल की करेंसी है उसको बोलते हैं नेपालीज रुपी। ओके। भूटान की बात करते हैं तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है लोटाय शेरिंग। TSHERING। लोटाय शेरिंग है। और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी का नाम है नगेतुरम। और यहाँ पे इंडियन रुपीस भी ठीक है लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो है SLUDI जो परियोजना है ये 4 अगस्त 2023 को भारत ने श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए श्रीलंका को अग्रिम रूप से, यानी कि यहाँ पे एडवांस में 400 मिलियन रुपए का एक चेक सौंपा, जिसका उद्देश्य है श्रीलंका का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती प्रदान करना और जो उसके विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें विकास को प्रोत्साहन देना है। और ये पहल जो की गई है पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट की नीति के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के साथ सहयोग और समर्थन के लिए है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे भारत के जो उच्चायुक्त हैं गोपाल बागली ने कनका हेरथ, ये कनका हेरथ कौन है? मंत्री प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ पे प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं ये श्रीलंका के साथ मिलकर 450 मिलियन रुपए की एक चेक को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रमुख सलाहकार और राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यालय के वरिष्ठ सलाहकार सगला रत्नायके और भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव एडोल्स मैथ्यू की मौजूदगी में ये हुआ है। ठीक। और जो ये चेक है SLUDI के सफल अमल के लिए आवश्यक कुल निधियों का 15% में जो है ये एडवांस में पेमेंट किया गया है। ये एडवांस का पेमेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये परियोजना 2022 में श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता, एक MOU साइन हुआ था मार्च 2022 में, उसी के तहत ये जो है ट्रांसफ़र किया गया है। और इसके लिए क्या गया, भारत श्रीलंका संयुक्त परियोजना निगरानी समिति JPMC भी पेश की गई है। चलिए थोड़ा सा इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो योजना है ये जो है डेमोग्राफिक एंड बायोग्राफिक जो डेटा होता है उसको एकत्रित करने के लिए एक सेंट्रलाइज किया जाएगा, जिसमें जो फेस है, आइरिस है और फिंगरप्रिंट्स की जानकारी जो है शामिल की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO मानकों के आधार पर पहचान पत्र जारी करने के लिए सभी एकत्रित डेटा, यहाँ पे कह सकते हैं जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड है वैसे एक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसके लिए जो है पेमेंट किया गया है। यह परियोजना सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करके और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और कल्याण कार्यक्रमों को लक्षित। तो देखिए गरीबी का उन्मूलन और कुछ वेलफेयर वर्क्स हैं उनके लिए जो है ये किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी डिलीवरी का एक वादा करती है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने E-केयर पश्चात जीवन अवशेषों के लिए E-क्लियरेंस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? विच मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द E-केयर E-क्लियरेंस फॉर पोस्ट लाइफ रेजिडुअल्स पोर्टल? तो ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है
मनसुख मांडविया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका मनसुख मांडविया। अब देखिए यहाँ पे अमित शाह क्या हैं, ये हैं होम मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड मनसुख मांडविया ये जो है आपके मनसुख मांडविया जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ECAR ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेंस पोर्टल का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, मरे हुए शरीरों और मानव अवशेषों के इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को सुविधाजनक बनाना है। प्रक्रिया की निगरानी के लिए समर्पित नोडल अधिकारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ये जो प्रोसेस होगा उसके लिए जो नोडल ऑफिसर्स होंगे वो 24 आवर्स जो है अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को, दिल्ली देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए केंद्र के रूप में है। तो मतलब यहाँ पे जो IG इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, एक सेंटर बना दिया गया है। यहाँ पे IGI को सेंटर बनाया गया है, बाकी जितने भी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सबका ये केंद्र होगा IGI। ठीक, अब देखिए इसके लिए कुछ दस्तावेज की सूची दी गई है कि शव संरक्षण प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारतीय दूतावास से स्वागत प्रमाण पत्र यानी कि NOC जिसको बोलते हैं, रद्द पासपोर्ट की कॉपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्ग रेखा अनुसार मानव अवशेष पैकेजिंग प्रमाण पत्र, वैकल्पिक दस्तावेज में कुछ और सकते हैं प्राप्तकर्ता से प्रमाण पत्र या प्राधिकृत अथॉरिटी, अतिरिक्त सहायक दस्तावेज जैसे चिकित्सा इतिहास यानी कि जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको, और अन्य जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के किस राज्य ने, वैज्ञानिकों को यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे किस राज्य में हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों को किस राज्य में जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। तो किस राज्य के जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक प्रजाति मिली, तो इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान होगा। थोड़ा सा यूपी की बात कर लेते हैं। तो यूपी की कैपिटल लखनऊ, हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज, इसकी खंडपीठ एक लखनऊ में है। यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, CM हैं योगी आदित्यनाथ जी। लोकसभा में सीटें 80, राज्यसभा में 31। यहाँ पे जो विधानमंडल है वो कैसा है, बाई कैमरल है, मतलब कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये हो गया आपका। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना भी आपका बाई कैमरल है। कैसा है, बाई कैमरल है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलिसाई सुंदर राजन। ठीक है, और यहाँ के जो CM हैं वो हैं KC राव यानी कि के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ की हम बात करें कि लोकसभा में, तो लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और जो हाई कोर्ट है वो है तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। गवर्नर जो हैं यहाँ के कलराज मिश्रा हैं। CM जो हैं अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि लोकसभा से कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो कैसा है, वो है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम, तो जो यहाँ पे इधर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। CM है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई सी पटेल हैं।
और यहाँ का जो हाई कोर्ट है एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। लोकसभा में सीटें यहाँ पे 29 हैं, राज्यसभा में 11 हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा कि किस राज्य में जो जीवाश्म हैं उनमें पौधे खाने वाले डायनासोर की प्रजाति का अवशेष मिला है। तो देखिए आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के वैज्ञानिकों ने कहाँ पे, जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है, लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डैक्रियोसॉरिड डायनासोर का सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। कहाँ खोज हुई है? जैसलमेर में। कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई है। किसने किया है? आईआईटी रुड़की और जीएसआई ने। और इससे क्या पता चला? भारत डायनासोर के विकास का एक प्रमुख केंद्र था। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जिसका नाम है साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि ये जो अवशेष है 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं। कितने? 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और एक नई प्रजाति के हैं। क्या है? और एक नई प्रजाति के हैं जो अब तक के वैज्ञानिकों के लिए ये अज्ञात था। तो ये कितना? 167 वर्ष पुराना है, लेकिन क्या है, अब तक की ये नई प्रजाति है, ठीक। इसका नाम दिया गया है थारोसॉरस इंडिकस। थारोसॉरस, अब यहाँ पे जो थारो है ये थार से संबंधित है, यानी थार रेगिस्तान से, इसलिए इसको बोलते हैं थारोसॉरस इंडिकस, ठीक। और ये थार के मरुस्थल में ही जहाँ इसके जीवाश्म पाए गए हैं, इसलिए इसको थारोसॉरस के नाम से इसका नाम दिया गया है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जो डैक्रियोसॉरिड डायनासोर हैं, इनके जीवाश्म पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और चीन में पाए गए, लेकिन भारत में ऐसे जीवाश्म ज्ञात नहीं थे जो अब मिल चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत भी डायनासोर के विकास का एक अहम केंद्र था। 2018 में राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में मध्य जुरासिक चट्टानों में एक व्यवस्थित जीवाश्म इन्वेस्टिगेशन और उत्खनन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिससे ये शुरू हुई। तो ये जो कार्यक्रम था 2018 में इन्वेस्टिगेशन हुई और उसी टाइम से ये खुदाई का कार्य चल रहा था और उसके बाद ये जो है खोज हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 अगस्त, ऑप्शन बी है 8 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 अगस्त, ऑप्शन डी है 5 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा बी 8 अगस्त। 8 अगस्त को मनाया जाता है क्या? अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो दिवस। इसके विश्लेषण की बात करते हैं तो 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी 81वीं वर्षगांठ थी भारत छोड़ो आंदोलन की। 8 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसी दिन नारा दिया था करो या मरो। किसका? करो या मरो का नारा दिया गया था। और ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, मुंबई के गवालिया टैंक से शुरू हुआ था। कहाँ से? मुंबई के गवालिया टैंक से ये शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के फलस्वरूप किया गया था, जो बहुत सारे अहम नेता थे, जो लीडर थे उस टाइम के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस आंदोलन के दौरान काफ़ी हिंसा भी हुई थी। और ये जो हिंसा थी इसमें लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था और लगभग 1000 लोग अपनी जान जो है गंवा बैठे थे। 1000 लोग। ये आंदोलन के दौरान यूपी में बलिया, बंगाल में तामुलक, महाराष्ट्र में सतारा और ओडिशा में तलचर जैसी जगहों पर समांतर सरकारें बनी। उस टाइम पे क्या हुआ? कुछ जगह पैरेलल गवर्नमेंट बनी। कहाँ पे? यूपी में बलिया में, बंगाल में तामुलक और महाराष्ट्र में सतारा, ओडिशा में तलचर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ऑप्शन है फॉरेन मिनिस्टर, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो इसका ऑप्शन होगा डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इनका नाम है पीयूष गोयल। कमेंट करके आप लोग बताइएगा पीयूष गोयल के पास इसके पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री अभी मैंने बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए स्वास्थ्य मंत्री कौन है। और ये इसका जो राइट आंसर होगा पीयूष गोयल, ठीक है। चलिए विश्लेषण पे चलते हैं। तो देखिए 7वीं ब्रिक्स सम्मेलन में जो ये उद्योग मंत्रियों की बैठक थी, ये हुई थी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में हुई थी। और इसको जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेगा, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट और इंक्यूबेटरों और इच्छुक उद्यमियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के सहयोग को साझा करना है। भारत को स्टार्टअप के अकॉर्डिंग एक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अन्य ब्रिक्स सदस्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की मदद कर सकता है। ठीक है। बैठक में ब्राज़ील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका और के उद्योग मंत्री भी शामिल हुए थे। यहाँ पे जो ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज़ हैं तो सबके उद्योग मंत्री शामिल हुए थे। ठीक। और इस टाइम जो है एक घोषणा पत्र भी अपनाया गया। इस जो मंत्री यहाँ बैठक में शामिल हुए थे उन्होंने जो है डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन, समावेशिता और इन्वेस्टमेंट पर जो है जोर दिया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ODR सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है ट्राई, बी है सेबी, सी है UIDAI और डी है IRDAI। तो ट्राई जो है होगा नहीं, यहाँ पे सेबी हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर, सेबी होगा राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ट्राई की बात करें तो इसका नाम है, ट्राई का फुल फॉर्म जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो आपका है 1997। क्या है? 1997 इसका जो फॉर्मेशन ईयर है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरपर्सन है, इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है PD बघेला। ठीक। सेक्रेटरी जो हैं, इसके जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेबी की तो सेबी का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड, EXCHANG, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर था ये था 1988। क्या था? 1988। और 1992 में इसको बना दिया गया स्टेटोरी बॉडी, स्टेटोरी बॉडी बना दिया गया सेबी को। ठीक है। इसका जो चेयरमैन है, सेबी के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है मधाबीपुरी, मधाबीपुरी, इनको बुश। ठीक है। UIDAI की बात करें तो ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये आधार कार्ड इशू करता है, ये जो है आधार कार्ड इशू करता है। और इसका जो फॉर्मेशन था 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। और इसके जो CEO हैं, इसके जो CEO हैं इनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग नाम है। इसके जो चेयरमैन हैं, इसके चेयरमैन हैं J सत्यनारायणन, J सत्यनारायणन। ठीक। और इसके जो को फाउंडर थे यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके जो है जो फर्स्ट CEO थे किसके? UIDAI के। तो जो यहाँ पे CEO नहीं, फर्स्ट चेयरमैन लिख लेंगे। जो फर्स्ट चेयरमैन थे इनका नाम था नंदन नीलेकनी। ठीक है। नंदन नीलेकनी। ठीक। तो ये जो हैं आपके को फाउंडर रह चुके हैं किसके? इन्फोसिस के, इन्फोसिस के को फाउंडर रह चुके हैं। ठीक। लास्ट में आता है IRDAI, तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। तो ये जो होगा आपका IRDAI, यहाँ पे होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो है इंश्योरेंस पे जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इसका जो फॉर्मेशन ईयर होगा 1999। ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका
हैदराबाद में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरपर्सन इनका नाम है देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ODR यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तंत्र शुरू करने की घोषणा की है। अब ये 15 अगस्त को पेश होने वाला ODR तंत्र मौजूदा निवेशक के ढांचे के दायरे में, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ODR जो है, ODR तंत्र के मुख्य पहलू क्या हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ODR का दायरा क्या है, ODR बिचौलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर, जिसमें वैकल्पिक निवेश फंड AIF, निवेश सलाहकार, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधक, अनुसंधान विश्लेषक और बहुत कुछ चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों के लिए समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ODR समाधानकर्ताओं और मध्यस्थतों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और देखिए शुल्क संरचना की बात करें तो ODR तंत्र है, ये यहाँ पे एक सुलभ समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है, जबकि ODR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन जब सुलहकर्ता सफल सुलह करेगा तो 48 रुपये लेगा और असफल सुलह करेगा तो 32 रुपये का शुल्क लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है, इसका उद्देश्य क्या, राजस्थान में जोगी, योगी और नाथ समुदाय के क्या कौन से जोगी हैं, योगी है और नाथ समुदाय के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं और मुद्दों को पहचान करने के लिए किया गया है। और गुरु गोरखनाथ जो बोर्ड है, ये राज्य सरकार को एक शोधपरक सुझाव भेजेगा। इसमें 5 सदस्य होंगे, एक क्या होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर और होंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 मेंबर, तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 मेंबर होंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। फॉल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन चीन भारत, बी है चीन और पाकिस्तान, सी है चीन और संयुक्त राज्य अमीरात संयुक्त राज्य यानी कि UAE, और चीन और यहाँ पे भारत और नेपाल डी। तो इसका राइट आंसर होगा चीन और संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चीन और संयुक्त राज्य अमीरात ने क्या किया है, फॉल्कन शील्ड नामक अपना पहला संयुक्त वायुसेना प्रशिक्षण आयोजित किया। तो ये क्या है, ये कंबाइंड एयरफोर्स एक्सरसाइज है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में दिख रहे एम्पावर मेजर किस संगठन से जुड़े हैं? ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है IMF, सी है वर्ल्ड बैंक और डी है IUCN। तो इसका राइट आंसर होगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्पावर, देखिए एम्पावर। ठीक है, तो देखिए एम्पावर, एम मतलब क्या हो, मॉनिटर टोबैको यूजेस एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज़, पी से है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, ओ से ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज़, वार्न अबाउट द डेंजर ऑफ टोबैको, इन्फोर्समेंट बैन्स ऑफ टोबैको, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, रेस टैक्स ऑन टोबैको। ठीक है, सबसे पहले क्या मॉनिटर करना है, क्या जो इसकी तंबाकू के प्रयोग और निषेध की जो पॉलिसी है उनको मॉनिटर करना है, और लोगों को क्या करना है, तंबाकू के धुएं से प्रोटेक्ट करना है, उनको तंबाकू छोड़ने के लिए ऑफ़र हेल्प करना है यानी कि हेल्प का ऑफ़र करना है, और उनको जो तंबाकू से खतरे हैं उनसे वार्न करना है, और क्या करना है, इन्फोर्स करना है, बैन को इन्फोर्स करना है किस पे, जो तंबाकू का जो एडवर्टीज़मेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसको बैन के लिए क्या करना है, इन्फोर्स करना है, और जो तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनमें क्या करना है, टैक्स को इंक्रीज़ कर देना, टैक्स को बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि 15 वर्षों में वैश्विक आबादी का 71% यानी कि लगभग 5.6 अरब लोग अब कम से कम एक उपाय द्वारा संरक्षित हैं, 2007 की तुलना में 5 गुना अधिक है। ठीक, तो देखो तंबाकू का एम्पावर का उद्देश्य क्या, तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना, मॉनिटर टोबैको यूज़ एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज़, प्रोटेक्ट करना है, तंबाकू का जो धुआं होता है उससे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको जो है तंबाकू छोड़ने के लिए ऑफ़र देना है, हेल्प करना है, और उनको जो तंबाकू से होने वाले खतरे हैं उनके बारे में वार्न करना है, जो इसके एडवर्टीज़मेंट या प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप है
उसके बैन के लिए इन्फोर्स करना है, और इस पर जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्स को क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना है, रेज़ कर देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया रिस्क बी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है चेन्नई, सी है भोपाल, डी है आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर होगा चेन्नई। तो यहाँ पे जो IIT मद्रास है उसी के पार्क में ये किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क बी है, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है 5वीं पीढ़ी। ठीक है, मतलब कि 5th जनरेशन, 5th जनरेशन। ठीक, ये हो जाएगा आपका बी फॉर 5th जनरेशन। चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डिजिटल इंडिया रिस्क बी संगोष्ठी 6 अगस्त 2023 को प्रतिष्ठित IIT मद्रास रिसर्च पार्क में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम है, और ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है भारत की, उसे महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। रिस्क बी का अर्थ है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या करना है, रिस्क बी एक ओपन सोर्स ISA है जो डिजाइनरों को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रोसेसर को अनुकूलित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसे शुरू में कहाँ पे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में विकसित किया गया। रिस्क बी जो है, रिस्क वी, तो यहाँ पे वी मैंने बताया, वी जो है वो 5वीं पीढ़ी के लिए है जो 5th जनरेशन को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक। DIRV कार्यक्रम भारत का एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य। ठीक। तो ये आप यहाँ पे DIRV के बारे में देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो एक इकोसिस्टम होगा उसको बढ़ावा देना, और उन्नत क्वालिटी यानी कि जो हाइब्रिड क्वालिटी के माइक्रो प्रोसेसर हैं उनको बनाकर भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है, जो एक फॉरेन टेक्नोलॉजी है तो उस पर डिपेंड है, उसको यहाँ पे जब ये यहाँ पे होने लगे तो उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।